स्वागत करती हूँ और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, संविदा करने की क्षमता के बारे में। और सेक्शन 11 में संविदा करने के लिए कौन सक्षम है इसके बारे में बताया गया है। संविदा करने के लिए कौन सक्षम है? हर ऐसा व्यक्ति संविदा करने के लिए सक्षम है जो उस विधि के अनुसार जिसके बाध्याधीन है, प्राव्य हो, स्वस्थचित्त का हो और किसी विधि द्वारा उसे निहर्य घोषित नहीं किया गया है। जो कि अवयस्क नहीं है, स्वस्थचित्त का व्यक्ति है और जिसे विधि द्वारा निहर्य घोषित नहीं किया गया है, हर ऐसा व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सक्षम है। सेक्शन 12 क्या कहता है? संविदा करने के प्रयोजनों के लिए स्वस्थ चित्त किसको माना गया है? सेक्शन 12 में ये बताया गया है कि स्वस्थ चित्त का व्यक्ति कौन होता है। कोई व्यक्ति संविदा करने के प्रयोजन के लिए स्वस्थ चित्त कहा जाएगा यदि वह उस समय जब वह संविदा करता है उस संविदा को समझने में, अपने हितों पर उसके प्रभावों के बारे में युक्तियुक्त निर्णय लेने के लिए समर्थ है। जो व्यक्ति प्रायः विकृत चित्त रहता है किंतु कभी कभी स्वस्थ चित्त हो जाता है, वह उस स्वस्थ चित्त हो तब संविदा कर सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति जो है कभी कभी उसको पागलपन के दौरे पड़ते हैं, तो जब उसको पागलपन के दौरे पड़ते हैं उस समय वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सक्षम नहीं होता है। लेकिन जिस समय वह पूरी तरीके से स्वस्थ होता है और उसको पागलपन के दौरे नहीं पड़ रहे हैं, वो अपना अच्छा बुरा समझ सकता है, उस समय वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सक्षम होता है। तो स्वस्थ चित्त का व्यक्ति कौन होता है? जो अपने अच्छे बुरे को समझ सकता है, कॉन्ट्रैक्ट में जो उत्तरदायित्व उसके ऊपर आने वाले हैं, जो लायबिलिटीज उसके ऊपर आने वाली हैं, अगर उसका अच्छा भला वो समझ सकता है तो वो सक्षम माना जाएगा कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। और जैसे कि हमने भी पढ़ा है कि अगर पागलपन के दौरे पड़ते हैं तो जिस समय पागलपन के दौरे पड़ते हैं उस समय वो स्वस्थ चित्त का नहीं माना जाएगा और उस समय वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। लेकिन जब उसको पागलपन के दौरे नहीं पड़ते हैं, वो अच्छा बुरा समझ सकता है, तब वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। और सेक्शन 11 में 3 ऐसे लोगों को बताया गया है जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। पहला है अवयस्क व्यक्ति, दूसरा है विकृत चित्त का व्यक्ति जो पागल है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, और तीसरा है वह व्यक्ति जिसे उस विधि के द्वारा जिसके अंतर्गत वह है संविदा करने के लिए निहर्य घोषित कर दिया गया है। तो अवयस्क की संविदा को हम देखते हैं कि जो अवयस्क होता है उसकी संविदा की प्रकृति क्या होती है या कैसी होती है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में अवयस्क की संविदा की प्रकृति के बारे में कहीं भी नहीं बताया गया है, लेकिन ये बताया गया है कि अवयस्क व्यक्ति क्योंकि सक्षम पक्षकार नहीं होता है, इसीलिए अवयस्क व्यक्ति संविदा करने के लिए सक्षम नहीं है और उसके द्वारा अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो वो शून्य होता है, क्योंकि उसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है और वो अवयस्क है, इसलिए अवयस्क की संविदा शून्य होती है। और यहाँ पे जो वयस्कता की उम्र दी गई है, नॉर्मली वो 18 साल होती है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति के लिए प्राकृतिक संरक्षक नहीं है और उसके लिए कोर्ट ने संरक्षक नियुक्त किया है उसकी प्रॉपर्टी के लिए, उसके लिए तो वो आयु हमारी बढ़ के हो जाती है 21 वर्ष। अगर नॉर्मल कंडीशन रहती है तो वयस्कता की आयु 18 वर्ष होती है, लेकिन जब कोर्ट ने किसी व्यक्ति के लिए और उसकी संपत्ति के लिए संरक्षक नियुक्त कर दिया है तो उस कंडीशन में ये आयु हो जाती है 21 वर्ष। जैसे ही वो 21 वर्ष की आयु प्राप्त करेगा वो वयस्क हो जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सक्षम हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं अवयस्क व्यक्तियों से जुड़ी संविदाओं के बारे में जो इतनी सारे कंफ्यूजन्स हैं, इतनी सारी बातें हैं, वो क्या हैं। जैसे कि इंग्लिश लॉ और हमारे इंडिया में जो लॉ है वो दोनों में जो डिफरेंस है हम उसको देखते हैं। क्योंकि इंग्लिश लॉ में ऐसा बोला गया है कि जो अवयस्क व्यक्ति है उस पर कुछ लाइबिलिटीज हो सकती हैं, लेकिन इंडिया में कोई भी लाइबिलिटी नहीं डाली जाती, क्योंकि सीधे सीधे यहाँ पे उसकी संविदा को शून्य घोषित कर दिया है, तो जो शून्य है उसके लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन इंग्लिश लॉ जो है वो इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। अंग्रेजी विधि में अवयस्क द्वारा की गई सभी संविदाओं को शून्य नहीं घोषित किया गया है। कुछ शून्य होती हैं तो कुछ शून्य करणीय होती हैं। यदि अवयस्क का किसी स्थायी संपत्ति में कुछ हित हो तथा उसके अंतर्गत कुछ दायित्व भी हो तो वह कोई संविदा करता है जिसके चिरगामी हित और दायित्व होते हैं, वह ऐसी संविदा के अंतर्गत लाभ उठाता है, तो वह ऐसी संविदा तब तक बाध्य होगी जब तक कि वह ऐसी संविदा के अंतर्गत अपने दायित्वों को अस्वीकार नहीं कर देता। वयस्क होने के युक्तियुक्त समय के अंदर ऐसी घोषणा नहीं कर देता है। जैसे ही वो वयस्क होता है और वयस्क होने के बाद अगर वो उनका रेटिफिकेशन कर देता है, उनका अनुसमर्थन कर देता है, तो वो लाइबिलिटीज उसके ऊपर आ जाती हैं, और अगर वो अनुसमर्थन नहीं करता है तो वो लाइबिलिटीज उसके ऊपर नहीं आएंगी। जैसे कि यहाँ पे बोला गया ना, अस्वीकार नहीं करता है, वयस्क होने के युक्तियुक्त समय के अंदर उसको स्वीकार या अस्वीकार करना है।
अतः इंग्लैंड में कुछ ऐसी सुविधाएं होती हैं जिनका पालन करने के लिए अवयस्क बाध्य होता है। वह तब तक वैध रहती है जब तक कि अवयस्क उन्हें समाप्त नहीं कर देता है, परंतु अवयस्क द्वारा की गई निम्नलिखित संविदाएं पूर्ण रूप से शून्य होती हैं। लेकिन कुछ संविदाएं ऐसी हैं जो पूर्ण रूप से शून्य होती हैं। धन की पुनः देनगी के लिए या उधार के धन के लिए उस वयस्क द्वारा संविदा जो की जाती है वो शून्य होती हैं। प्रदाय की गई वस्तुओं या की जाने वाली वस्तुओं के लिए जो संविदाएं होती हैं वो भी शून्य होती हैं। अवयस्क द्वारा लेखा संबंधी जितनी संविदाएं होती हैं, लेखा संबंधी जितनी संविदाएं वो करेगा वो भी शून्य होती हैं। अंग्रेजी विधि और भारतीय विधि में क्या अंतर है? जैसे कि पहले स्पष्ट हो चुका है कि इंग्लैंड में अवयस्क द्वारा की गई सभी संविदाएं पूर्ण रूप से शून्य नहीं होती हैं, परंतु भारत में 1903 में मोहरी बीबी और धर्मोदास घोष के बाद में प्रिवी काउंसिल ने यह स्पष्ट कर दिया था कि अवयस्क द्वारा की गई सभी संविदाएं पूर्ण रूप से प्रारंभ से ही शून्य होती हैं। एब इनिशियो वॉइड होती हैं, वो शुरुआत से ही शून्य होती हैं, और जब वो शुरुआत से ही शून्य है तो उसके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई लायबिलिटी नहीं डाली जा सकती है। फिर हमारा आता है प्रत्यास्थापन का साम्य सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन। यदि कोई अवयस्क कपट और दुर्व्यपदेशन से कोई संपत्ति प्राप्त करता है तो उस संपत्ति को और वस्तुओं को वापस करने को बाध्य किया जा सकता है। इसे प्रत्यास्थापन का या रूल ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन बोला जाता है। अंग्रेजी विधि के अंतर्गत अवयस्क को किसी ऐसी संपत्ति और वस्तुओं को तब तक वापस करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है जब तक वो वस्तुएं पहचानी नहीं जाती हैं। अगर इंग्लिश लॉ में ऐसा रूल है कि अगर कोई अवयस्क व्यक्ति कोई कपट करता है या दुर्व्यपदेशन से किसी से कोई धन प्राप्त कर लेता है या वस्तु प्राप्त कर लेता है, तो अगर वो पहचाने जाने वाले फॉर्म में है, मान लिया मुझसे किसी ने मेरी कार दुर्व्यपदेशन करके ले ली है, तो मैं अगर कार को बेच दिया जाए फिर वो उसका पैसा अपने पास रखता है तो मैं पैसे को पहचान नहीं सकती हूँ क्योंकि कार तो बेच दी गई है। लेकिन अगर कार उसके पास एज इट इज फॉर्म में है और मैं उसको पहचान सकती हूँ तो मैं उसको पुनः प्राप्त कर सकती हूँ। लेकिन इंडिया में ऐसा कोई भी रूल नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है, क्योंकि यहाँ पे उसकी संविदा शून्य है तो उसके ऊपर कोई भी दायित्व नहीं डाला जा सकता है। फिर हमारा आता है अनुसमर्थन का सिद्धांत, और इंग्लिश लॉ में जैसे बोला गया था कि जैसे ही वो वयस्क होता है और वयस्क होने के बाद अपनी पुरानी संविदाओं को अनुसमर्थित कर देता है तो वो अनुसमर्थन द्वारा या तो उसको स्वीकार करेगा या तो रिजेक्ट करेगा। तो अगर अनुसमर्थन से वो उसको स्वीकार कर लेता है तो वो पुरानी जो संविदा होती है वो लागू हो जाती है, वो वैलिड हो जाती है। लेकिन इंडिया में ऐसा रूल है कि अवयस्क होने से पहले जितनी भी संविदाएं की गई हैं उसका अनुसमर्थन नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो शून्य है, और शून्य संविदाओं का अनुसमर्थन द्वारा उसको वैलिड नहीं किया जा सकता है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है विकृत चित्त का व्यक्ति, जो पागल है, जिसको अपना अच्छा और बुरा समझ में नहीं आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट की प्रकृति को नहीं समझ सकता है, उसके ऊपर जो दायित्व आने वाले हैं उनको नहीं समझ सकता है, तो वो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सक्षम पक्षकार नहीं माना जाएगा। फिर तीसरा है वह व्यक्ति जिसे उस विधि के द्वारा जिसके अंतर्गत वह है संविदा करने के लिए निहरित घोषित कर दिया गया है। अब मान लिया मैं इंडिया में रहती हूँ और इंडिया के अकॉर्डिंग मेरे ऊपर जो रूल्स और रेगुलेशंस लागू होते हैं, जो विधि लागू होती है, उस विधि के अनुसार मुझे निहर घोषित कर दिया गया है। गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि आपके ऊपर ऐसा ऐसा निहरता लागू होती है कि आप किसी भी प्रकार का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर मैं ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट करती हूँ तो वो शून्य होगा, उसको नहीं माना जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने या रूल ने मुझे ऐसा अलाउ नहीं किया है कि मैं किसी भी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हूँ। तो यही 3 लोग होते हैं जिनको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सक्षम पक्षकार नहीं माना जाता है। आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।